3। नमस्कार, मैं अरुणा चौबे डिग्री गर्ल्स कॉलेज रायपुर में प्रोफेसर हूँ। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के यूनिट 3 के संवेदना विषय पर संवेदना की परिभाषा, उसकी विशेषता एवं श्रवण संवेदना के बारे में आपको बताऊंगी। पहले हम देखते हैं कि संवेदना कैसे होती है। तो संवेदना में हम देखते हैं कि बाह्य उद्दीपक में जब कोई उद्दीपक वातावरण में उपस्थित होता है तो वह प्राणी को उद्दीप्त करता है। वातावरण के सारे जो वस्तुएं हैं वह उद्दीपक का काम करती हैं, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे ध्वनि के रूप में हो, चाहे गंध के रूप में हो। तो वह हमारे शरीर के 5 इंद्रियों को उद्दीप्त करती हैं और ये इंद्रियों के द्वारा हम उस उद्दीपक को ग्रहण करते हैं। ये वो इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख के लिए प्रकाश उद्दीपन का काम करता है, कान के लिए ध्वनि है वो उद्दीप्त करती है, नाक के लिए जो है गंध उद्दीप्त करती है और जीभ के लिए भोजन या द्रव और त्वचा के लिए स्पर्श हमारे ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करती है। जब भी कोई उद्दीपक हमारे ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आता है, उद्दीप्त करता है, चाहे वो ध्वनि हो, प्रकाश हो, तो वो हमारे ज्ञानेंद्रियों से एक नर्व इम्पल्स बनते हैं और नर्व इम्पल्स जो है वो या तंत्रिका आवेग, संवेदी तंत्रिका आवेग बनता है, जो कि केंद्रीय नाड़ी संस्था के द्वारा हमारे ब्रेन तक उस सूचना को ले जाता है और ब्रेन में पहुंचने पर उस उद्दीपक का एहसास होता है या अनुभव होता है। अभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, केवल हमको ये देखना है कि वह वस्तु क्या आभास हो रहा है कि कोई वस्तु हमारे शरीर के संपर्क में आ रही है, उसी को हम संवेदना कहेंगे। उसका विश्लेषण अभी मस्तिष्क बाद में बताएगा, अर्थ बाद में बताएगा, लेकिन अर्थ बताने के पहले तक जो अनुभव है वही हमारी संवेदना है। तो संवेदना में हमें देखते हैं कि हमारा व्यवहार, हमारा जो व्यवहार है वो 3 वर्गों में बटा हुआ है, जैसे ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। विभिन्न संवेदनाओं का जो प्रायोगिक अध्ययन हुआ है तो उसमें सर्वप्रथम जो ज्ञानवाही क्रियावाही नाड़ियों तंत्र में अंतर बताया गया है। मून ने संवेदना पर बहुत सारे कार्य किए हैं और 19वीं शताब्दी में संवेदना पर बहुत सारे कार्य हुए हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि संवेदना की परिभाषा क्या है। आइजेंक ने यह बताया कि संवेदना वह मानसिक प्रक्रम है जो आगे विभाजन योग्य नहीं होता या ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाली उत्तेजना द्वारा उत्पन्न होता है तथा इसकी तीव्रता उत्तेजना पर निर्भर करती है और इसके गुण ज्ञानेंद्रियों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो कितनी तेज आवाज़ है, कितनी तेज रोशनी है जो हमारे ग्राह्य योग्य है, वह हमारी संवेदनाओं के अर्थ में आता है, वो हमको उद्दीप्त करता है, उसका आभास होता है, तो हम संवेदना उसको कह सकते हैं। रैथ ने यह बताया कि संवेदना का अर्थ संवेदी संग्राहकों के उद्दीपन और केंद्रीय नाड़ी संस्थान तक संवेदी सूचना के संचरण से है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के से जो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है मस्तिष्क को, उसको संवेदना कहा गया है। तीसरी परिभाषा वुड ने बताया कि संवेदना वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा दृष्टि, श्रवण और अन्य संवेदी उद्दीपकों की पहचान करके संबंधित सूचना को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। तो कोई भी उद्दीपक हम ये देखते हैं कि संवेदी नाड़ी तंतु के द्वारा मस्तिष्क जाने वाली और उसका आभास करने वाली जो क्रिया है वह संवेदना कहलाती है। नेक्स्ट, अब हम ये देखें हैं कि इन परिभाषाओं के आधार पर हम संवेदना की विशेषता बता सकते हैं। पहला ये है कि संवेदना के लिए ज्ञानेंद्रिय या उद्दीपक आवश्यक है। जैसे यदि कोई आवाज़ आएगी तो वह हवा के माध्यम से आएगी, हमारे कानों तक आएगी, तब वो हमको सुनाई देगी, तो उद्दीपक का काम करेगी। बंद कमरे में आप बैठे रहेंगे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी।
या प्रकाश के लिए आपको लाइट दिखना जरूरी है, नहीं तो अंधेरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। माने किसी भी उद्दीपक को ग्रहण करने के लिए हमको उस उद्दीपक का होना आवश्यक है, चाहे वो ध्वनि हो, प्रकाश हो, गंध हो, स्पर्श हो। दूसरा हम देखते हैं कि यह संवेदना एक आरंभिक मानसिक प्रक्रिया है। माने संवेदी अंग के द्वारा जो ग्रहण करके संवेदी आवेग के द्वारा जो मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें वहाँ पर मस्तिष्क में आपका कहना चाहिए विश्लेषण शुरू हो जाता है। तो ये प्रारंभिक प्रक्रिया है, अभी अर्थ नहीं है, अभी मस्तिष्क ने कोई आदेश नहीं दिया है। जब तक ये प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया होती है, इसे ही हम संवेदना कहेंगे। तीसरा हम देखते हैं कि संवेदना उद्दीपक का आभास मात्र होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि अभी हमने आवाज़ सुनी, किसकी आवाज़ है, माँ की आवाज़ है, बहन की आवाज़ है, ये हम अभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। हमको केवल आवाज़ सुनाई दी, मस्तिष्क उसको ग्रहण किया, वही हमारी संवेदना है। और ये एक मानसिक प्रक्रिया है, संवेदना एक मानसिक प्रक्रिया है। ये हमने बताया कि यहाँ मस्तिष्क में मानसिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वही हमारी संवेदना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि श्रवण संवेदना कैसे होती है। श्रवण संवेदना के लिए हमारे कान जो है वो ग्रहण का कार्य करते हैं, उद्दीपक ग्रहण का कार्य करते हैं। विभिन्न उद्दीपकों से निकली जो ध्वनि होती है वह हमारे कानों के द्वारा पहुंचती है, और इस ध्वनि में यह ध्वनि को चलने के लिए हवा का माध्यम चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में आपको सुनाई नहीं देगा, या कहना चाहिए यदि ध्वनि अंदर नहीं आ रही आपके कमरे में तो आपको सुनाई नहीं देगा। हवा आएगी, हवा के साथ कोई ध्वनि आती है तब आपको सुनाई देती है। तो हवा ध्वनि के लिए हवा का होना बहुत जरूरी होता है, और ये मस्तिष्क तक हमको पहुंचाती है। ध्वनि तरंगों की जो लंबाई है वो 100 फुट प्रति सेकंड गति इसकी होती है, और मनुष्य जो है 20 डेसिबल से लेकर के 20,000 डेसिबल तक के ध्वनि को ग्रहण करने की योग्यता उसमें रहती है। इससे ज़्यादा की 20,000 से ज़्यादा डेसिबल की ध्वनि हम नहीं सुन सकते, न 20 डेसिबल से कम की ध्वनि को भी हम नहीं सुन सकते। जैसे सायरन सिटी को कुत्ते सुन लेते हैं, उनकी श्रवण क्षमता मनुष्यों से ज़्यादा रहती है। इसी प्रकार से हम हवाई जहाज़ के इंजन की आवाज़ 120 डेसिबल, भीड़ भाड़ वाले की स्थिति वहाँ की आवाज़ 80 डेसिबल, घर में जो बातचीत होती है इसकी 40 डेसिबल, और फुसफुसाहट की आवाज़ 20 डेसिबल तक के होती है। नेक्स्ट, तो यदि हम देखें कि ध्वनि कैसे हमारे अंगों को प्रभावित करती है और कैसे हम ध्वनि को ग्रहण करते हैं, इसके लिए हमको कान की संरचना का समझना बहुत ज़रूरी होता है। कान की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आउटर लेयर, दूसरा जो है वो है मिडिल लेयर, और तीसरा है इनर ईयर। तो जो आउटर ईयर जो है उसमें 3 होते हैं, एक तो पिन्ना होता है, दूसरा ऑडिटरी कैनाल होता है, और तीसरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर होता है। ये पिन्ना जो है, जो कान का आप हमको निश्चित रूप से जो कान कहते हैं, जिसमें बाली पहनते हैं, टॉस पहनते हैं, उसका कोई ज़्यादा वर्क नहीं है। पशु जो है वो चारों तरफ अपने कान को घुमा लेते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए ये क्या होता है कि जो ध्वनि आती है उसको वो यहाँ से लेकर के ट्यूब में ऑडिटरी कैनाल में डालने का काम करता है। जैसे ध्वनि आती है, ऑडिटरी कैनाल में बहुत सारे एक भूरा पदार्थ, लससा पदार्थ पाया जाता है, जो कि अनावश्यक चीज़ों से हमारे कान की रक्षा करता है। जैसे ही ध्वनि ऑडिटरी कैनाल में प्रवेश करती है तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती है, एक झिल्ली है, ये झिल्ली में कंपन शुरू हो जाता है, और ये आउटर ईयर से लेकर के फिर मिडिल ईयर में जो 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, एक तो हथौड़ा, निहाई और रकाब। तो ये तीनों हड्डियां हिलने लगती हैं, और ये इसके कारण से कंपन से ये हड्डियां हिल करके उस आवाज़ को इनर ईयर में प्रवेश कराती हैं। इनर ईयर या आंतरिक कान में, जिसमें कि कॉक्लिया होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, ये ध्वनि यहाँ पर जो आवाज़ की गति को कम कर देती हैं, और ये दबाव कम होने से इसके अंदर जाती है, और ये कॉक्लिया में जो इधर ऑडिटरी नर्व्स हैं, इसके माध्यम से मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में ये आवेग जो है, इम्पल्स जो है,
साउंड के इम्पल्स हैं वो जाते हैं आपके मस्तिष्क के जो 4 लोब बताए थे मैंने, उसमें से टेम्पोरल लोब में जा करके ध्वनि की संवेदना कराते हैं। जो एक्सेस ध्वनि है ये यूस्टिशियन ट्यूब से गले से निकल जाती है और ये वातावरण के दबाव से संतुलन स्थापित करती है। नेक्स्ट, इसी को हम थ्योरी के रूप में देखते हैं कि ध्वनि की 3 विशेषता होती है। एक तो पिच, लाउडनेस और टिम्बर ऑफ क्वालिटी। पिच का मतलब ध्वनि की तरंग की तीव्रता या मोटाई से होता है, और उच्चता का मध्यम, तेज और आवाज़ से होता है। और टिम्बर क्वालिटी का हम 2 समान स्वरों में अंतर, जैसे इसकी आवाज़ अलग है, उसकी आवाज़ अलग है, हम 2 गायकों के बीच के ध्वनि को पहचान सकते हैं कि किसकी आवाज़ कैसी है। तो श्रवण जो संग्राहक है वो कान है, और ध्वनि तरंगों की अनुभूति कान से ही होती है। जैसे मैंने बताया था कि 3 लेयर में बांटे हैं। तो आउटर ईयर में मैंने बताया कि ये ईयर कैनाल होते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं और पिन्ना होता है, इसको ईयर ड्रम कहते हैं। और ध्वनि तरंगों को ये पिन्ना जो है इससे टकरा करके नली में जाती है, नली की ओर मोड़ देना है। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि सामने की ओर टकराने वाली ध्वनि स्वतः ही कान की नली की ओर मुड़ जाती है। इस कैनाल ऑडिटरी जो कैनाल है इसकी लंबाई 25 मिलीमीटर और व्यास लगभग 7 मिलीमीटर होता है। ये टेढ़ी मेढ़ी होती है और इसमें एक भूरा पदार्थ रहता है जो अनावश्यक कान वस्तुओं से कान की रक्षा करता है। मध्य कान का प्रारंभ जो है वो ईयर ड्रम से होता है और ये झिल्ली संवेदनशील होती है। इसी के कंपन से ध्वनि मिडिल ईयर में जाती है। नेक्स्ट, तो मध्य कान जो है वो कान के पर्दे पीछे छोटे स्थान के मध्य कान कहा जाता है। कान के छोटे भाग में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें हथौड़ा, निहाई और रकाब होते हैं। ये तीनों हड्डियां कान के पर्दे से जुड़ी हुई होती हैं। पर्दे में से हथौड़ा और निहाई और रकाब जुड़ी होती हैं और कान के पर्दे में होने वाले कंपन इन हड्डियों से में कंपन उत्पन्न कर देते हैं। यह हड्डियां ध्वनि तरंगों की ऊंचाई को कम करके आंतरिक कान में भेजती हैं। रकाब मध्य कान के अंत में एक अंडाकार खिड़की से जुड़ी हुई होती है, अतः रकाब में उत्पन्न कंपन इस खिड़की के द्वारा आंतरिक कान में प्रवेश हो जाती है। जब मध्य कान की यह हड्डियां ध्वनि तरंगों की ऊंचाई को कम कर देती हैं तो इन ध्वनि तरंगों में आगे बढ़ने का दबाव उत्पन्न हो जाता है। मध्य कान की ऑस्ट्रिएशन ट्यूब जो है उसका कार्य कान के पर्दों के दोनों ओर वायुमंडलीय दबाव का संतुलन बनाए रखना होता है। नेक्स्ट, तीसरा जो है इनर ईयर है। आंतरिक कान की संरचना अपेक्षाकृत अधिक जटिल होती है। श्रवण संवेदना का मुख्य ग्राहक कॉक्लिया होता है। इसकी आकृति घोंघे के द्वारा होती है। घुमावदार आकृति के कारण इसका नाम कॉक्लिया पड़ा। कॉक्लिया का आधार चौड़ा और अंत पतला नोकीला होता है। कॉक्लिया की इस गुहा में कैविटी में 3 नलिकाएं होती हैं, स्केला वेस्टिबुलिक, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनिया। ये तीनों नलिकाएं कॉक्लिया की पूरी लंबाई तक होती हैं और इनमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। स्केला वेस्टिबुली तथा स्केला मीडिया के मध्य की झिल्ली होती है वह रेसनर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसी प्रकार स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी के मध्य जो झिल्ली होती है वो बेसलर मेम्ब्रेन कहलाती है तथा स्केला टिम्पेनिया के मध्य बेसलर मेम्ब्रेन पर एक संरचना होती है जिसे ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहते हैं। इस संरचना में अनेक सेल्स होते हैं। इस सेल्स में प्रमुख सेल्स हेयर सेल्स होते हैं और क्योंकि यही सेल्स श्रवण उत्तेजना के प्रति दैहिक प्रत्युत्तर देते हैं, चूँकि ऑर्गन ऑफ कोर्टी कॉक्लिया के बेस को अंत तक होती है, अतः यह हेयर सेल में भी इसी पूरी संरचना में होते हैं। ये देखा गया है कि बेसिलर मेम्ब्रेन पर जब ध्वनि तरंगें आती हैं तो यह हेयर सेल को उद्दीप्त करती हैं और जिससे हेयर सेल्स में उद्दीप्त जो रासायनिक आवेग बनते हैं, यह आवेग स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क में को पहुंचता है। जब व्यक्ति को ध्वनि की संवेदनशीलता होती है, ये जो रासायनिक आवेग हैं ये व्यक्ति के मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में पहुंचते हैं और वहाँ ध्वनि की संवेदना कराते हैं, आभास दिलाते हैं।
ये किसकी आवाज़ है, क्या है, ये अभी हम नहीं जानते। उसका एनालिसिस भी मस्तिष्क अभी नहीं कर रहा है, केवल ध्वनि का आभास हो रहा है, वही हमारी श्रवण संवेदना कहलाती है। थैंक्स।